जानते हैं हमारे दिमाग में आकाशगंगा के तारों से भी अधिक तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अगर आप विचार करें रक्त वाहिका का, जिनमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, और उन्हें शुरू से अंत तक बिछा दें तो वो लगभग 1000 किलोमीटर घेर लेंगे। बी के चारों ओर 2 चक्कर हो गए। और यदि इतना काफी नहीं, अगर आप केंद्रक में से डीएनए निकालें शरीर की सारी कोशिकाओं के लिए, सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए वो सूर्य तक तन सकता है। एक बार नहीं बल्कि 600 बार। तो जीवन के चमत्कार की प्रशंसा के लिए हम एकदम अति सूक्ष्म तरह से जांचेंगे। हम जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखती है केवल विशिष्ट उपकरण से, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी। एक दुनिया जिसके अस्तित्व की हमें 1600 से पहले कोई खबर नहीं थी। एक दुनिया जिसने चमत्कारों का पिटारा खोल दिया ताकि हम खोज सकें जो कुछ हमने खोज निकाला है और बारीक से बारीक जानकारी से समझ सकें हम किस से बने हैं। हम बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे खास एकक की, वो एकक जो हमें बनाता है। छोटे छोटे एकक जो सही तालमेल से मिलकर आपको जीवन भेंट करते हैं। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके शरीर के हर मिलीमीटर में घुसे हैं। इतने सारे आकृति और आकार के होते हैं। ये एकक इतना परिवर्तनशील होता है कि इसके 210 विभिन्न अवतार हैं जो शरीर में महत्वपूर्ण क्रिया करते हैं, पर सभी तत्वतः समान हैं। ये एकक इतने बारीक होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इस छोटी सी चीज का हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो हमारी जिंदगी बना देते हैं। और इसलिए कोशिका जीवन के कार्य को संभव करती है। यदि कोशिका के बारे में और जानने के लिए ये कारण काफी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मनुष्य, चाहे जीवन की कितनी भी उच्च वर्गीकरण में हो, हमने अपने जीवन का पहला आधा घंटा एक कोशिका का केवल एक एकक बनकर बिताया है। कोशिकाओं में अंतर आता है, वो बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं, आपको विभिन्न विशिष्ट कोशिकाएं देने के लिए। समान प्रकार की कोशिकाएं हमें मांस तंतु देती हैं, जो साथ मिलकर हमें देते हैं अवयव, जो फिर साथ मिलकर बनाते हैं अंग प्रणाली, और अंततः वो साथ मिलकर आपको देते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आप। तो आपके भीतर ऐसे कितने हैं, कोई अनुमान? ये है लगभग 75 से 100 महासंख के बीच। ध्यान दें, 10 लाख नहीं, 10 खरब नहीं, बल्कि महासंख कोशिकाएं आपके शरीर में। और एक मिनट, आप सोच रहे हैं ये आपके शरीर का सबसे छोटा एकांक है? नहीं, आप गलत हैं। सभी कोशिकाएं बनी होती हैं कण से। और चीजों को ध्यान में रखते हुए देखें तो एक युवा मनुष्य जिसका औसत वजन हो 70 किलो, वो बना होता है 70 लाख अरब खरब, ये कहने के लिए बहुत लंबा है, 7 गुणा 10 घात 27 परमाणु से, जिसमें पहले आते हैं हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा, कोई अनुमान? ऑक्सीजन के परमाणु लेते हैं दूसरा स्थान। आपका शरीर जहाँ तक संभव हो कोशिकाओं को ताजा रखने की कोशिश करता है, इसलिए प्रतिदिन एक युवा मनुष्य शरीर 300 अरब नई कोशिकाएं बनाता है। मैं तो ये सुनकर ही थक गई। इसके अलावा प्रति मिनट 300 लाख कोशिकाएं और त्वचा के 6 लाख कण हर घंटे हमारे शरीर के अंदर नष्ट भी हो जाते हैं। दरअसल ये सब आत्महत्या करते हैं जब इन्हें लगता है कि ये बूढ़े या पुराने हो रहे हैं। इनके पास इसके लिए एक रोचक नाम है जो है एपोप्टोसिस। चलिए देखते हैं इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा किए गए विस्मयकारी चमत्कार को। चलिए देखते हैं क्या इसे खास बनाता है, और ये भी देखते हैं कि ये लाखों कार्य कैसे करता है। पाठशाला के समय से निरंतर मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है और अब लगता है मुझे इसका जवाब मिल गया है। प्रश्न है, आखिर कोशिकाएं इतनी छोटी क्यों होती हैं? क्यों मेरे पास केवल एक पेशी कोशिका या सिर्फ कुछ रक्त कोशिकाएं हैं? मेरे दिमाग में 1 या 2 बड़े स्नायु क्यों नहीं हो सकते? इतने सारे, और वो भी इतने छोटे ही क्यों? मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब मिल गया है। मुझे कोशिश करने दीजिए कि मैं आपको इसे सरल तरीके से समझा सकूं। अब आप मुझसे सहमत होंगे कि किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। एक कोशिका को सामान्य कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं हमारे लिए और खुद के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, एक ऐसी प्रक्रिया से जिसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। अब इसके लिए ये होता है कि ऑक्सीजन के अणु कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर आते हैं, एक प्रक्रिया से जिसे कहते हैं विसरण। तो अब मैं यहाँ एक सतह लेती हूँ, मान लेते हैं ये कोशिका है। अब अगर हम इसकी मात्रा को समान रखें और इस सतह को विभिन्न छोटे एकांकों में विभाजित करें और उससे भी छोटे एकांकों में, तो आप देखेंगे कि कुल सतह क्षेत्र बढ़ रहा है। तो पदार्थों को स्थानांतरित करने का अंतर वास्तविकता में बहुत कम हो जाता है और अंत में ये प्रक्रिया और भी प्रभावशाली हो जाती है। और मुझे लगता है ये विस्तार से समझा देता है कि कोशिकाएं इतनी बारीक क्यों होती हैं। विसरण, आप जानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इसका मतलब ऐसी जगह जहां अधिक है वहां से कमतर और भी कम जगह में। ये नींबू पानी में चीनी मिलाने के समान है। तो अगर आप चीनी मिलाने के बाद उसमें एक स्ट्रॉ डालें तो वो भयंकर रूप से मीठा होगा, है ना?
अगर आप स्ट्रॉ ऊपरी सतह में रखेंगे तो वो बहुत खट्टा लगेगा। तो आप बस पूरे मिश्रण को मिला लीजिए तो चीनी के पदार्थ ऊपर तैरकर पानी में घुल जाएंगे और अब इसका स्वाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने अभी अभी क्या किया, आपने चीनी के पदार्थों को विस्तृत किया। वो ऐसी जगह पर थे जहाँ वो अधिकतम मात्रा में थे, आप उन्हें कम मात्रा वाली जगह में ले आए। इसी तरह यदि आप मुझसे और उदाहरण मांगे तो आप ऐसा कुछ जानेंगे। टी बैग में से पत्तियां विस्तृत होती हैं गर्म पानी में और आपको अपने लिए मिलता है एक मजेदार चाय का प्याला। जब आप कोई नई खुशबू लगाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उस खुशबू के अणु उन तक किस प्रक्रिया से पहुंचते हैं? विसरण। मैं आशा करती हूँ कि इन रोजमर्रा के उदाहरणों से आप विसरण की प्रक्रिया समझ गए होंगे, है ना? चलिए अब कोशिकाओं के आविष्कार को समझते हैं। वैज्ञानिक जो कोशिकाओं के आविष्कार के पीछे हैं वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक काग के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी के नीचे गौर से देखा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक, या तो उन्हें लंदन के राजा की ओर से दान पात्र मिला होगा, या दूसरा जिज्ञासा के कारण। हालांकि किंग चार्ल्स ने केवल कीड़ों की जांच की मांग की थी, लेकिन हुक की अपनी जिज्ञासा थी। उन्होंने मांग के परे जाकर कपड़ा, पत्ते, अबरख, कांच, चकमक पत्थर और यहाँ तक कि जमे हुए पेशाब की भी जांच की। हुक ने कुछ सन की चीजें की, बहुत सन की चीजें की, जैसे एक जूं को अपने हाथ से रक्त चूसने दिया, ये देखने के लिए कि रक्त उसके शरीर में कैसे जाता है। उन्होंने अपने आप को बिच्छू से भी डंक मरवाया, ये देखने के लिए कि जहर उनके हाथों में कैसे जाता है। खैर छोड़िए, आप जानते हैं कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें जीवन के निर्माण खंड की खोज करने वाले वैज्ञानिक का श्रेय दिया। तो जब उन्होंने काग की सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांच की तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, खाली कक्ष जो उन सुनसान मंद कमरों के समान थे जिनमें साधु रहा करते थे। उन चुप्पा कमरों को सेल्स कहा गया और हुक को लगा जैसे हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, चलो इन्हें सेल कहते हैं। तो ये नाम ऐसे पड़ा। पर वास्तव में उस कोशिका के अंदर क्या चल रहा था इसका अनुमान लगाना कठिन था। एक कोशिका के अंदर क्या चल रहा होता है इसका पता लगाना अत्यधिक असरल, पेचीदा, डरावना, चौंका देने वाला और मनोरंजक है, चीजें जो वास्तविकता में हो सकती हैं। तो रॉबर्ट हुक अकेले नहीं थे, उनके साथ थे वैज्ञानिक एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, क्योंकि ये वही थे जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी जिसने अति सूक्ष्म दुनिया की खिड़कियां खोल दी थी। और ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक पिता माने जाते हैं। जी हाँ, वो पिता माने जाते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के। केवल यही तो वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज पर प्रभाव डाला था, बल्कि और भी वैज्ञानिक थे जिनमें शामिल थे मतायास लाइडेन, एक जर्मन जिनका प्रस्ताव था कि पौधे भी कोशिकाओं से बने होते हैं, और थियोडोर श्वान जिनका प्रस्ताव था कि पशु भी कोशिकाओं से बनते हैं। तो बस एक बार दोहराते हैं, 4 अहम वैज्ञानिक: रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की, मतायास लाइडेन जिन्होंने पौधों का कोशिकाओं से बने होने का प्रस्ताव रखा, और थियोडोर श्वान जिन्होंने कहा वास्तव में पशु भी कोशिकाओं से बने होते हैं। तो आपको इन चारों वैज्ञानिकों को याद रखना है जब बात होगी कोशिकाओं की खोज की।